Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अलोहा प्रोटोकॉल के बारे में। आई नो नाउ एवरीवन विल बी थिंकिंग व्हाट इज़ अलोहा प्रोटोकॉल और ये क्या है और हम आज इसे क्यों पढ़ने लगे हैं। लास्ट लेक्चर्स के बारे में हमने बात की थी चैनल एलोकेशन के बारे में कि चैनल एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को हम बार बार देखने लगे हैं। तो चैनल एलोकेट करने के जनाब फिर लोगों ने एल्गोरिथम्स भी बनाए होंगे। यस, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स विल हैव बीन इस्टेब्लिश्ड सो फार। बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो बन चुके हैं और अभी करंट ईरा में जो हैं वो प्रैक्टिस भी किए जा रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि हम कौन कौन से पढ़ेंगे, कौन कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। तो हम काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स को लेके चलेंगे चैप्टर के अंदर, बट जो हमने बेस से स्टार्ट करनी है वो आज हम अलोहा एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल भी है जो कि मल्टीपल एक्सेस चैनल में इस्तेमाल किया जाता है। अभी अलोहा क्या है, इसके बाद अलोहा के बाद हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिमिटेड कंटेंटेशन प्रोटोकॉल और फिर वायरलेस लैन के प्रोटोकॉल को देखेंगे। जितने भी प्रोटोकॉल्स का हम लेके चलेंगे ये सारे प्रोटोकॉल्स हम अपने HSK कोर्स आउटलाइन के मुताबिक लेकर कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ कोशिश करेंगे चीज़ हम एक्स्ट्रा ना पढ़ें, डीप डाउन ना पढ़ें, जितनी थ्रू आउट द पॉइंट बात हो सके हम उतनी ही लेकर चलें। अलोहा प्रोटोकॉल को आगे स्टार्ट करते हैं। तो याद रहे ये प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए है, ये एक एल्गोरिथम है, ये एक सेट ऑफ रूल है, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि चैनल एलोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं और अपनी मैं स्पीड को भी थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। तो अलोहा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्चुअली अलोहा किस चीज़ का नाम है और अलोहा निकला कहाँ से है। तो ये दो वर्ड से एक्चुअली ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ एलो और इसका मतलब होता है शेयर करना, और हा का मतलब है एसेंस ऑफ अलाइफ। एक्चुअली ये एक हवावियन वर्ड है, जो है वो मतलब कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है ये। तो इसलिए एलो का मतलब है हमारे पास शेयर और हा का मतलब है एसेंस ऑफ अ लाइफ। तो इसलिए ये प्योर, अब ये क्यों इस तरह से वर्ड ड्राइव किया गया, कहाँ से आया, तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली 1970s में हवावे यूनिवर्सिटी ऑफ हवावे में इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम किया गया। इनका मकसद क्या था, यूनिवर्सिटी हवावे में जो ये लोग इसके ऊपर इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने लगे हुए थे, इनका सिंपल मकसद ये था कि ये कम्युनिकेशन करा सके, एक इनके पास सिस्टम हो और उस सिस्टम पे इनकमिंग भी हो और आउटगोइंग भी हो। तो उसके लिए इन्होंने ये एक प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया था, और जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवावे में ही इम्प्लीमेंट किया गया था 1970s में। वहीं से फिर आगे चलता चलता ये आगे फर्दर एडवांस लेवल पे पहुंचा। तो अलबत्ता उस यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, फिर उसी की लैंग्वेज के अंदर ही इसका नाम अलोहा रख दिया गया था। अब ये 1970s में तो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर इसके बाद नॉर्मन और एब्रामसन और उनके कुछ कलीग्स ने ये वायरलेस कम्युनिकेशन यूजर्स और रिमोट आइलैंड्स के दरमियान में जो है वो फर्दर इसके ऊपर रिसर्चेस की और फर्दर इसके ऊपर काम किया। तो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, जस्ट ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास। अब आगे जो बेसिक चीज़ है, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इट्स इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल। अब इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है अलोहा प्रोटोकॉल का, इट्स वेरी इजी। अगर आपको ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया तो आगे जितने एडवांस लेवल के प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैन के अंदर और मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस को इस्तेमाल करते हुए, तो आई गेस वो भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसको ज़रा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं पिक्चर्स के ज़रिए। फिर उसके बाद स्लाइड्स की जो थ्योरी है, जो बुक की थ्योरी है, जो उसने वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये दिखा रहा है कि एक हमारे पास एक सेंट्रल हब है। तो लेट मी टेक द लेज़र पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक हब है। अब ये हब है, ये एक सेंट्रल हब है। इस सेंट्रल हब ने क्या करना है, इस सेंट्रल हब के पास जो पैकेट्स आएंगे, ये पैकेट्स बाहर आउटर सिस्टम्स को भेज देगी। जब ये पैकेट्स आउटर सिस्टम में जाएंगे तो वो आपके आउटबाउंड चैनल के ज़रिए जाएंगे, और इसी तरह से कुछ सिस्टम्स होंगे और वो सिस्टम्स आपके हब के साथ कनेक्टेड होंगे और वो डाउन स्ट्रीम चैनल आपके कहलाएंगे या इन बाउंड चैनल आपके कहलाएंगे। नहीं समझ आया, यानी कि हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास कॉमन बंदा है
एक ट्रांसलेटर मौजूद है। इस ट्रांसलेटर का या इस डिलीवरी करने वाले पर्सन का काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि आपने कुछ सिस्टम्स के ज़रिए इसे वो पैकेट्स भेजने हैं, इसे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, और इस बंदे ने, इस हब ने वही इन्फॉर्मेशन आगे दूसरे सिस्टम्स तक पहुंचा देनी है। जब ये दूसरे सिस्टम्स तक पहुंचाएगा तो हम कहेंगे कि अब ये कौन सा वाला रास्ता है। देखिए, एक ही डेडिकेटेड पाथ है इसके पास। अब इसने क्या किया, उसमें सेग्रीगेशन कर ली कि मैंने ये ऊपर वाले रास्ते से पैकेट्स को लेके जाना है और नीचे वाले रास्ते से मैंने पैकेट्स को लेके आना है। यानी कि टेक्निकली बात की जाए, ये फ्रिक्वेंसी में डिवाइड कर देगा। अपलिंक की फ्रिक्वेंसी होगी और डाउनलिंक की फ्रिक्वेंसी होगी, अपस्ट्रीमिंग की फ्रिक्वेंसी होगी या डाउन स्ट्रीमिंग की फ्रिक्वेंसी होगी। दो डिस्टिंक्ट फ्रिक्वेंसीज ये इस्तेमाल करता है। जो हमारे पास अलोहा प्रोटोकॉल की वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि इसने क्या करना है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, उस सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर तमाम के तमाम सेंडर्स पैकेट्स भेजेंगे अपने, और फिर ये डेडिकेटेड पाथ को इस्तेमाल करता हुआ रिसीवर्स को ये पैकेट भेज देगा। इसको आगे मज़ीद एलैबोरेट भी किया है, इसको देखें ज़रा। इस पिक्चर के अंदर देखें कि अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। अब ये पैकेट्स इसके पास कहाँ से आए? इस एक सिंगल कंप्यूटर के पास पैकेट्स एक्चुअली सेंडर साइड से आए हैं। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सेंडर साइड से कंप्यूटर के पास इस सेंडर साइड पे हमने एक सेंट्रल स्टेशन बना दिया है, और ये सेंट्रल स्टेशन क्या कर रहा है, इसको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये आपके पास एक सेंटर साइड है, ये एक सेंटर है, और इस सेंटर पे पैकेट्स आ रहे हैं, और ये आगे उन पैकेट्स को दूसरे सिस्टम्स के ऊपर भेज रहा है। ये दूसरे सिस्टम्स कुछ कनेक्टेड हैं इसके साथ, तो ये इन सिस्टम्स के ऊपर जो है वो पैकेट भेज रहा है। तो बेसिक अलोहा वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि इसमें एक आपके पास पाथ मौजूद होगा, और उस पाथ के अकॉर्डिंग जो है वो अलोहा प्रोटोकॉल ने सिंपली पैकेट्स को हब के ज़रिए गुजारते हुए, सेंटर कंप्यूटर से गुजारते हुए डेडिकेटेड रिसीवर के ऊपर भेज देना। तीसरी पिक्चर को देखें ज़रा, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि पैकेट जो है वो हब की तरफ आ रहे हैं। अभी क्लाइंट्स एक्चुअली पैकेट भेज रहे हैं, और ये पैकेट्स फिर किसकी तरफ जाएंगे, आगे ये सेंटर की तरफ जाएंगे। जब ये रिसीवर की तरफ जाएंगे, जब ये रिसीवर की तरफ जाएंगे तो ये पैकेट्स आपके क्या बनेंगे, ये ब्रॉडकास्टिंग पैकेट्स बनेंगे। अब द प्रॉब्लम इज डैट कि क्या रिसीवर को पैकेट्स मिले कि नहीं मिले, तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए फिर एक एक्नॉलेजमेंट भी जाएगी उन्हें, एक एक्नॉलेजमेंट भी रिसीवर से रिसीवर से सेंडर के पास एक एक्नॉलेजमेंट भी जाएगी, और वो एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए पता लगेगा कि वाकई ही इनको ये पैकेट्स रिसीव हुए या नहीं हुए। तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है अलोहा का, अलोहा प्रोटोकॉल का। दिस इज़ अ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आपको ये क्लियर हो गया, समझिए आपको अलोहा प्रोटोकॉल क्लियर हो गया, और इसके बाद आगे चल के हमने कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये था कि एक फिक्स्ड डेडिकेटेड पाथ होगा, उसमें दो फ्रिक्वेंसीज आपके पास इस्तेमाल की जाएंगी, और एक फ्रिक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी आपकी अपस्ट्रीम के लिए, जिसे आउटबाउंड चैनल के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरी फ्रिक्वेंसी होगी आपकी डाउन स्ट्रीमिंग की, और ये डाउन स्ट्रीमिंग की जो फ्रिक्वेंसी होगी इसके ज़रिए इनबाउंड पैकेट्स आपके पास आएंगे। अब इस अलोहा प्रोटोकॉल की दो टाइप्स हमारे पास है, एक प्योर अलोहा है और दूसरा हमारे पास स्लॉटेड अलोहा है। सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमने प्योर अलोहा को देखना है, तो प्योर अलोहा के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली वही वर्किंग प्रिंसिपल मौजूद है जो कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में समझा दिया है। अगर आपको वही वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया है प्योर अलोहा का, तो आगे आपको मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये सारी की सारी वही डिटेल्स हैं आपके पास। देखिए ये काम क्या बता रहा है आपको, ये पहले पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि हर एक यूज़र ने डाटा को ट्रांसफ़र करने जब उसे ज़रूरत पड़ती है डाटा ट्रांसफ़र करने की, ठीक होगी। अब ये कहता है कि जब वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा तो कोलिजन हो सकती है, और सेंडर को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा कि जब वो पैकेट भेज रहा है तो क्या कोलाइड होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो फिर उसे कुछ तरह से वेट करना पड़ेगा। यानी कि देखिए आपके पास एक सेंट्रल कंप्यूटर है और सारे सिस्टम उसी के साथ कनेक्टेड है, और आपके पास एक फिक्स रास्ता, एक ही फ्रिक्वेंसी मौजूद है, यानी कि एक ही फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, एक ही रास्ता है। अब सारे कंप्यूटर्स मिलकर उसी रास्ते के ऊपर अपने डाटा को क्या करना शुरू कर देंगे, भेजना शुरू कर देंगे। आई गेस आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो, ये जो पिक्चर में हमने डायग्राम में पीछे देखा है कि आपके पास सिंपली
एक ही डेडिकेटेड पाथ मौजूद है, एक ही फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी मौजूद है। उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर कंप्यूटर ए ने भी डाटा भेजना है, कंप्यूटर बी ने भी भेजना है, सी ने भी भेजना है, डी ने भी भेजना है, टी और ई ने भी भेजना है। तो कोलिजन के क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोलिजन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब इसी तरह से अगर फिर कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर सेंटर्स को देखना पड़ेगा कि किस बात को किस तरह से कोई तरीका जो है वो अपनाया जाए जिससे कोलिजन आपकी क्या हो सके, कम से कम हो सके। दूसरे पॉइंट में ये बताता है कि जब लोहा अपने स्टेशन से मैसेज यानी कि कंप्यूटर्स अपने मैसेजेस हब को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो हब क्या करती है, दोबारा से ब्रॉडकास्ट करती है और ब्रॉडकास्ट करके तमाम रिसीवर्स को भेज देती है। ये वही पिछली डायग्राम के बारे में जो है वो इंग्लिश के अंदर आपकी आसानी के लिए मैंने ये खुद से ऐड किया ताकि उसकी डिटेल भी इसके साथ जो है वो ऐड हो सके। यानी कि कंप्यूटर्स पहले डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और वो कहाँ पे जाएगा, वो हब के ऊपर जाएगा एक खास फ्रिक्वेंसी के जरिए। वो हब आके दोबारा से रीब्रॉडकास्ट करेगी। अब इसके दरमियान क्या होगा, जो ओरिजिनल सेंडिंग स्टेशन है यानी कि जो जिन कंप्यूटर से डाटा भेजा है वो क्या करेंगे, वो लिसन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे कि क्या हमारा डाटा पूरी तरह से रिसीवर्स को रिसीव हो चुका है या नहीं हो चुका। सो इट वाज अ वेरी बेसिक के हब है, हब के पास रिसीवर्स क्लाइंट ने डाटा भेजा और क्लाइंट फिर बाद में हब के ज़रिए से सुनते रहते हैं और कि हमारा डाटा रिसीवर्स को पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब अगर तो आप देखिए जो 1970s में जो 1970s के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उन्होंने तो शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल किया था। अब अगर ये कहते हैं कि अगर आप अलोहा वाइड सिस्टम के साथ इस्तेमाल करें तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि आप कोलिजन को भी सुन सकें आपके ज़रिए। लेकिन उसमें अगर आप वायरलेस इस्तेमाल करें तो वी कैन जस्ट लिसन कि पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप वायर वाला मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं तो तब आपको ये पता लग सकता है कि आपकी कोलिजन भी हुई है दरमियान में पैकेट को, तो यू नीड टू रीट्रांसमिट द पैकेट्स। तो अगर तो अनफॉर्चुनेटली पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया, तो सेंडर क्या करेगा, एक रैंडम अमाउंट का वेट करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन इन्फॉर्मेशन कि इसी बेस के ऊपर हम इस लोहा प्रोटोकॉल को रैंडम एक्सेस चैनल प्रोटोकॉल का भी नाम देते हैं, रैंडम एक्सेस चैनल प्रोटोकॉल का भी नाम देते हैं। सो द रीज़न बिहाइंड गिविंग दिस प्रोटोकॉल एज अ रैंडम एक्सेस चैनल प्रोटोकॉल इज दैट कि आपको अगर पता लग जाए कि कोलिजन हो गई है, अगर एक स्टेशन ने हब के ज़रिए से डाटा भेजा है एंड इफ़ ही द सिस्टम गेट्स टू नो कि यहाँ पे कोलिजन होगी, तो वो एक ख़ास रैंडम अमाउंट के लिए, आई एम सेइंग रैंडम अमाउंट, एक बस तुक्के से फ्लूक से एक अमाउंट के लिए वेट करेगा, उसके बाद दोबारा से ट्रांसमिट कर देगा। बिकॉज ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से सिस्टम्स को पता लग सके कि अभी एक डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, अब ऐसे सिस्टम जिनके अंदर एक ही चैनल होते हैं और उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी हाई। ऐसे सिस्टम्स को हम कंटेंटेशन सिस्टम्स कहते हैं। वेरी इजी, ऐसे सिस्टम जिसमें आप एक ही चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, ऐसे सिस्टम को हम कंटेंटेशन सिस्टम कहते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी सिंपल। अब जितनी बातें आपको पीछे थ्योरी के ज़रिए समझाएंगे, ये सारी वही बातें कोलिजन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, ये आपके पास सारा एक ही रास्ता है। लेट्स से ये सारा रास्ता जो है, ये सारा रास्ता ब्रॉडकास्टिंग का है। ये जितना रास्ता है ब्रॉडकास्टिंग का रास्ता है, और ये जो ए है, बी है, सी है, और ये डी है, और ये ई है, ये सारे के सारे आपके एक्चुअली में क्या है, ये ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे आपके यूजर्स हैं। अब देखिए, एक ही रास्ते के ऊपर पैकेट भेज रहे हैं। अब देखिए, बी ने पैकेट भेजा, ये शेडेड पार्ट है, इसने अपना, सॉरी पैकेट नहीं, आई शुड से फ्रेम, इसने अपना फ्रेम भेजा, सी ने भी फ्रेम भेजा, और ई का फ्रेम अभी इधर है, और डी का ये फ्रेम आ गया। देखिए, अब ये कॉमन एक टाइम स्लॉट है, ये एक टाइम स्लॉट है, यानी कि आप समझ लें कि लेट मी टेक द पेन, आप ये समझ लें कि ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक टाइम स्लॉट है, ये एक टाइम स्लॉट है। टाइम स्लॉट से मुराद ये है कि लेट्स से 10 बज के 10 बजे 10 बजे 10 बजे पूरे 10 बजे यूज़र ए ने अपना पैकेट भेजा। अब उसका जो फ्रेम उस रास्ते में गया, तो अभी उसकी पहली बिट आई थी, ये शेडेड पार्ट से हमने पहली बिट थी। 10 बजे बी का जो पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो सेंड हो रहा था, सी का कोई फ्रेम नहीं था इस टाइम के ऊपर, और डी का
पूरे 10 बजे जो है वो हाफ फ्रेम सेंड हो चुका था, और हाफ फ्रेम मतलब हाफ से ज़्यादा हाफ फ्रेम इस टाइम के ऊपर रह गया था भेजने वाला। यानी कि ए यूज़र, बी यूज़र और डी यूज़र, इन यूज़र्स के फ्रेम्स की जो बिट्स हैं इस टाइम के ऊपर आके आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। यानी कि इसको मैं सादा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये जो डायग्राम के अंदर हो रहा है इसकी एग्जांपल ये है कि पूरे 10 बजे आपने यूज़र ए ने 5 बंदे भेजे। अब यूज़र ए के घर से 5 बंदे में से पहले कितने निकले, 2 निकले। बाहर इस टाइम 2 मौजूद है, 3 अभी भी अंदर है, पूरे 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पे। और बी यूज़र के घर से पूरे 10 बजे पूरे के पूरे 5 बंदे बाहर मौजूद हैं। और डी यूज़र के पूरे 10 बजे 3 बंदे जा चुके थे और 2 बंदे अभी रास्ते में मौजूद थे। तो अब ये जो जितने लोग इकट्ठे हुए थे ये सारे आपस में क्या कर देंगे कि एक ही रास्ते के ऊपर आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये पूरे के पूरे तीनों पैकेट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरह से आगे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे भी इसने यही डिस्कस किया हुआ कि ई फ्रेम ने एक ख़ास टाइम के ऊपर उसके इतने पैकेट्स और ए फ्रेम के इतने बिट्स, फ्रेम के इतने बिट्स कोलाइड हो रहे हैं आपस में। और रिमेंबर डैट जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन की वजह से पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी इसके बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट ही पढ़े थे। अब आगे हम इसका कुछ एनालिसिस पार्ट एक्चुअली करने लगे हैं। अब आगे हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट करेंगे। हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट के जो अलोहा चैनल है इसकी एफिशिएंसी होती क्या है और किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आगे चल के इसकी डेरिवेशंस भी करेंगे। तो हम एक्चुअली ये कहते हैं कि जो अलोहा प्रोटोकॉल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो सिस्टम आपके अलोहा प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक्चुअली 2 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। एक वेटिंग स्टेट में है और दूसरा टाइपिंग स्टेट के अंदर। 2 स्टेट्स है हमारी, वेटिंग स्टेट और टाइपिंग स्टेट। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और वो टाइपिंग स्टेट के ऊपर है। टाइपिंग स्टेट से क्या मुराद है, टाइपिंग स्टेट से मुराद ये है कि वो अभी अपने बिट्स को मिला के फ्रेम बना रहे हैं। वो अभी बिट्स को मिला कर क्या बना रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं। तो वो टाइपिंग स्टेट के अंदर है। तो जब तक सारे के सारे यूजर्स, सारे के सारे स्टेशन, सारे के सारे टर्मिनल टाइपिंग स्टेट के ऊपर रहेंगे तब कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन लेट्स से किसी एक यूज़र की टाइपिंग ख़त्म हो गई, यानी कि उसने जितने जितनी बिट्स फ्रेम में ऐड करने की उसने कर ली, अब क्या होगा, अब वो वेटिंग टाइम के ऊपर चला जाएगा। यानी कि उसका फ्रेम रेडी है ट्रांसमिशन के लिए। अब उसने अपने फ्रेम को किसके ऊपर लेके जाना है, अब उसने लाइन के ऊपर लेके जाना है, यानी कि शेयर चैनल के ऊपर उसने अपने फ्रेम को लेके जाना है। वो शेयर चैनल के जरिए फिर कहाँ पर जाएगा, सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर जाएगा। अब जैसे ही वो वेटिंग स्टेट से हट के लाइन के ऊपर जाएगा और लाइन के ऊपर जाने के बाद उसका पैकेट चला गया, तो अगर यूज़र का रिप्लाई अभी भी नहीं आया, यानी कि उसने जिससे उससे पैकेट भेजा, उसने रिसीवर को पैकेट भेजा, रिसीवर ने उसे अभी तक नहीं एक्नॉलेजमेंट दी, तो वो वाला यूज़र टाइपिंग स्टेट के ऊपर ही रहेगा। और अगर उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो क्या करेगा, वो अपनी लाइन से वो अपने आप को रिलीज़ करवा लेगा, और रिलीज़ करवाने के बाद एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करेगा और फिर नए फ्रेम या नए बिट्स के लिए वो क्या होगा, रेडी हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या करेगा, हम इसमें ये मानते हैं कि 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, एक वेटिंग स्टेट है और एक टाइपिंग स्टेट है। टाइपिंग स्टेट का मतलब ये है कि बिट्स जो है वो फ्रेम्स में ऐड हो रही है। जैसे ही लाइन ख़त्म होती है तो यूज़र जो है वो टाइपिंग से वेटिंग पर आ जाता है। यानी कि जैसे ही जो है वो यूज़र अपनी फ्रेम को रेडी कर लेता है, अब वो वेटिंग पे चला जाता है कि उसे शेयर चैनल मिले। जैसे ही उसे शेयर चैनल मिलता है वो यूज़र उसके ऊपर अपना डाटा भेज के सेंड कर देता है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली वेट करता है कि कब स्टेशन बताएगा उसे, कब हब उसे बताएगी एक्नॉलेजमेंट के बारे में, उसका जो है वो क्या हो चुका है, फ्रेम मिल चुका है। अगर उसे नहीं मिलता, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो वो एक ख़ास टाइम तक टाइपिंग करेगा और दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से पैकेट को भेज देगा। तो एफिशिएंसी जो है वो अलोहा चैनल की वेटिंग स्टेट और टाइपिंग स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, और इसके अलावा डिपेंड करती है कि कितने यूज़र्स कनेक्टेड हैं एक ही चैनल के साथ, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। हम इसके आगे एनालिसिस में देखते हैं। ये कुछ एनालिसिस के इसके पॉइंट है।
और इनकी कुछ ये नोटेशन है। पहला एनालिसिस का पॉइंट है हमारे पास फ्रेम टाइमिंग। तो फ्रेम टाइमिंग से मुराद ये है कि कितना एक्चुअली फ्रेम सेंड होने में, कितना प्रोपोगेशन में या प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, ट्रांसमिशन टाइम उसका कितना है। एस जो है ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को हम रेट करते हैं एस से। और एफिशिएंसी दरअसल हम निकालते हैं कि कितने एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक ख़ास टाइम के अंदर कितनी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो चुकी है या थ्रूपुट कितनी है, एक ख़ास टाइम के अंदर कितने ऐसे पैकेट्स हैं जो कि सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो चुके हैं और कोलाइड नहीं हुए। इसके बाद तीसरा पैरामीटर है हमारे पास जी का, और जी बताती है कितने नंबर ऑफ टोटल ट्रांसमिटेड आपके फ्रेम्स हैं जो कि एक फ्रेम टाइम के अंदर भेजे जा चुके हैं, यानी कि थ्रूपुट ने बताने कितने सक्सेसफुल हैं, और जी ने आपको बताना कितने फ्रेम्स एवरेज तौर पे ट्रांसमिट हो चुके हैं। उसमें अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल दोनों के दोनों होंगे। और जो डी है ये एक्चुअली डिटेल टाइम है आपका ट्रांसमिशन और कंप्लीशन के दरमियान में, कि एक पैकेट जब ट्रांसमिट किया गया तो कितना डिले है उसे सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के लिए। तो ये डी जो है वो आपका डिले टाइम है। तो अब ये 4 पैरामीटर्स आगे किस तरह से यूज़ होंगे, आई लेट यू नो। मज़ीद एनालिसिस के अंदर ही हम एक और चीज़ का एनालिसिस करते हैं, एक पैरामीटर हम फाइंड आउट करते हैं, डेट इज़ एन। अभी पैरामीटर एक्चुअली क्या है, ये एन पैरामीटर ये है, ये कहता है कि हम हर एक चैनल के लिए टोटल नंबर ऑफ एन फ्रेम्स निकालते हैं पर फ्रेम टाइम, टोटल नंबर ऑफ एन फ्रेम्स निकालते हैं पर फ्रेम टाइम। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर लेट्स से एक हब है और एक हब के साथ 4 स्टेशन कनेक्टेड है और हर एक स्टेशन 2 मिनट के बाद इतने फ्रेम जनरेट करते हैं, तो ऑन द एवरेज वो हर 1 मिनट के बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स चारों कंप्यूटर्स कितने कितने जनरेट कर रहे होंगे। तो ये एन है। तो ये जो एन हमने कैलकुलेट किया है एक्चुअली पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह से पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमने कैलकुलेट किया है। तो खैर हम इसकी मैथ्स के अंदर नहीं जाते, हम यही बस देखते हैं कि हमारे पास जो एक अगला पैरामीटर है वो अगला पैरामीटर है एन का। और एन क्या बताता है, ये हमें मीन नंबर ऑफ फ्रेम्स पर फ्रेम टाइम बताता है कि आपके ऑन एवरेज टोटल कितने फ्रेम्स भेजे जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि एन की वैल्यू अगर तो ग्रेटर देन 1 हुई किसी भी लोहा प्रोटोकॉल के लिए, तो इसका मतलब है कि उस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। और अगर एन की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो थ्रूपुट है उसकी जो एन है, जो नंबर ऑफ मीन ऑफ एन फ्रेम्स पर फ्रेम टाइम है, वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा होगा तो हम कंसिडर करते हैं कि ये चैनल जो है वो क्या होगा, ये चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो ये जो n है ये बस एक एनालिसिस पैरामीटर है। जिस तरह हमने पीछे TF देखा, ट्रांसमिशन टाइम देखा, डिले टाइम देखा, इसी तरह से ये n भी हमारा एक जो है वो एक एनालिसिस का एक पैरामीटर है जो कि हमें बताता है कि कोई भी लोहा प्रोटोकॉल किसी भी चैनल के लिए आप जब उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि एक और हमारे पास पैरामीटर है दैट इज़ जी। तो जी जो पैरामीटर है ये हमारे पास वंस अगेन हमने उसी पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट किया, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसे छोड़े हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो जी जो है एक्चुअली जी हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने ट्रांसमिट किए गए हैं आफ्टर द कोलिजन। एक स्टेशन ने टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने ट्रांसमिट किए, यानी कि देखिए जी एक ऐसा पैरामीटर है जिसने हमें बताना है कि उस स्टेशन ने रीट्रांसमिशन जब की तो कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले टोटल कितने नंबर ऑफ पैकेट्स फ्रेम्स, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हैं वो ट्रांसमिट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने उसने ट्रांसमिट किए हैं, दोनों फ्रेम्स को मिला के, वो वाले फ्रेम जो उसने वेरी फर्स्ट टाइम किया था और फिर उसके बाद दोबारा से फ्रेम उसने सेंड किए। क्यों इसलिए सेंड किए, क्योंकि दरमियान में क्या मसला बन गया था, दरमियान में कोलिजन हो गई थी, दरमियान में क्या हो गई थी, कोलिजन हो गई थी। तो जी एक ऐसा पैरामीटर जो कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम काउंट करता है, कौन से वाले, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड हमारा फर्स्ट टाइम वाला है, न्यू जो कोलिजन की वजह से हुए तो उसे दोबारा उस स्टेशन को ट्रांसमिट करने पड़ गए। तो इसके लिए हम मैथमेटिकली और एनालिसिस पैरामीटर के दरमियान में कहते हैं कि आपका जो है वो जी इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन एन। अगर तो ये जी बराबर है एन के, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि आपका जो है लोड वेरी लेस है।
लोड वेरी लेस से क्या मुराद है, हमने पीछे देखा था n, और n कैपिटल n हमने देखा था कि इट शुड बी लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब है कि ये इट विल बी ऑलमोस्ट नियर टू द ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि अगर आपका n ही नियर टू द ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आपके स्टेशन को दोबारा से पैकेट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जब आपके स्टेशन को दोबारा से पैकेट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो फिर g इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू n। यानी कि g बेटा आप ये देख लें कि g दरअसल हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि एक ही यूज़र ने या एक ही स्टेशन ने सेंड किए फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। देखिए यानी कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने बाइक ठीक करानी, तो बाइक ठीक करवाने के लिए मैंने उसकी खाली टायर ही ठीक करवाने के लिए डबल पैसे दे दिए मैंने। पहले मैंने पैसे दिए, टायर नहीं ठीक हुआ, पहले फिर पैसे दिए, फिर नहीं ठीक हुआ। तो जी क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आपके भेजेंगे। फर्स्ट टाइम फ्रेम भेजा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर दोबारा आपने फ्रेम भेजा, तो टोटल की अमाउंट आपकी एक्चुअली क्या होगी, वो जी होगी। और एन क्या था, हमने एन देखा था कि ये हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने एवरेज पर आपके जो है वो फ्रेम्स जा रहे हैं चैनल के अंदर। तो ये कहता है कि जी अगर आपके अलोहा प्रोटो अगर आप कोई चैनल आप इस्तेमाल करें, मल्टीपल एक्सेस चैनल इस्तेमाल करें, तो आपके चैनल में अगर लोड कम है तो इसका मतलब है जी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एन। और अगर हम कहते हैं कि हमारे चैनल में लोड बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जी इज़ ग्रेटर देन एन। अब जी ग्रेटर देन एन का क्या मतलब है, जी ग्रेटर देन एन का मतलब ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम जो उसने फर्स्ट टाइम भेजे और उसके बाद वो दोबारा बेचारा ट्रांसमिट करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो ओबियसली जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये किससे बढ़ेगी, ये आपकी एन से बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी, लो लोड और हाई लोड। मल्टीपल एक्सेस चैनल अलोहा प्रोटोकॉल के अंदर लो लोड कब होता है और हाई लोड कब होता है। अब हम आगे इसी एनालिसिस के अंदर एक एक्चुअली फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब ये फार्मूला पूरा ड्राइव किया गया पोज़ान डिस्ट्रीब्यूशन से, वो मैंने आपको स्किप करा दिया है, बुक के अंदर भी है, तो यू पीपल जस्ट ट्राइड। बट आई गेस जिन बच्चों ने डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल वाला, तो वो बच्चों को ये नहीं समझ आएगा। तो आई डोंट नो किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। तो लेट्स से कि जो थ्रूपुट है हमारी, थ्रूपुट जो है वो नोटेट की जाती है ऐसे, तो हमारी थ्रूपुट बराबर है जी इंटू पी नोट। पी नोट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन सक्सीडिंग मल्टीप्लाई बाय द ऑफर लोड। तो जी हमारा क्या था, टोटल ऑफर लोड, टोटल पैकेट्स को मिला के, न्यू और ओल्ड को। तो अगर आप किसी भी चैनल की थ्रूपुट को देखना चाहते हैं तो इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू जी इंटू पी नोट। अब इस डायग्राम में एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि अगर आप लेट्स से कि आपने टी नोट से लेकर टी नोट प्लस टी तक एक पैकेट भेजे, और टी नोट प्लस टी के ऊपर एक और, एक्चुअली हम सॉरी मैं पैकेट्स बार बार बोल रहा हूँ, फ्रेम्स बोल रहे हैं हमने, टी नोट प्लस टी के ऊपर इस टाइम के ऊपर दोबारा से न्यू फ्रेम आते हैं। अब ये इस टाइम के ऊपर ऑलरेडी फ्रेम सेंड हो रहे थे, तो एक्चुअली क्या होगा, इतना पार्ट इस इसका टी नॉट प्लस टी पे स्टार्ट होने वाले फ्रेम्स का स्टार्टिंग पार्ट और इसका एंडिंग पार्ट दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। इसी तरह टी नॉट प्लस टू टी टाइम के ऊपर इस फ्रेम का एंडिंग पार्ट और इस फ्रेम का स्टार्टिंग पार्ट आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। तो ऐसा टाइम जिसके ऊपर फ्रेम्स का कुछ पार्ट, सम पार्ट आपस में क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, ऐसे टाइम को हम वल्नरेबल पीरियड कहते हैं। ऐसे टाइम को हम क्या कहते हैं, वल्नरेबल पीरियड कहते हैं कि जनाब ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसके अंदर किसी भी यूज़र का डाटा किसी दूसरे यूज़र के फ्रेम के साथ, एक किसी भी यूज़र का फ्रेम किसी दूसरे यूज़र के फ्रेम के साथ क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है। तो ये एक्चुअली में सेम वही फर्स्ट डायग्राम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे उसने टाइम के साथ शो किया हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर होगी तो पीछे वाले भी टाइम पे जाएं और वही जो आपको 10 बजे की एग्जांपल दी उसी के साथ रिलेट कर लें। अब फाइनली जो है हमारे पास ये वही थ्रूपुट का फार्मूला है, और ये थ्रूपुट का फार्मूला एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी थी पी नोट फॉर द ट्रांसमिशन सक्सीडिंग, ये बराबर है ई रेज़ टू पावर माइनस 2g। अब देखिए तो ये हमारे पास थ्रूपुट का एक्चुअली ये फार्मूला आ गया। अब ये कहता है कि g जो है वो हमारा एक्चुअली बराबर है 0.5 के। अब ये g 0.5 के बराबर किस तरह से, तो आई वुड से कि आप इस s को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू g।
आप इस s को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू g। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू g डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आप एक्चुअली में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? आप g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो g की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करें तो ये -2g और e रेज़ टू पावर -2g आपका ये नीचे आ जाएगा। तो आप जैसे ही इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपकी जो g की वैल्यू वो कितनी आ जाती है? 0.5 आ जाती है। अब ये डिफ्रेंशिएशन आप इस पे ट्राई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू g। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने के बाद आपकी जो g की वैल्यू है वो g की वैल्यू 0.5 की इक्वल आ जाती है। अब जब आप g की वैल्यू को 0.5 पुट करते हैं तो s जो है आपके पास 1/2 e के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से जो आपकी थ्रूपुट है, एक चैनल की थ्रूपुट वो कितनी बनती है? 0.84 इस परसेंटेज में किया जाए तो 18% बनती है। देखिए आपने अगर लेट्स से थ्रूपुट आप यूज़ कर रहे हैं और ये किसी भी कोई भी लेवल की आप बैंडविड्थ इस्तेमाल कर लें तो ये उस बैंडविड्थ की जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है इस चैनल की वो 18% है। मतलब आप 5 MB का इस्तेमाल कर लें, 10 MB का इस्तेमाल कर लें, 100 MB का इस्तेमाल कर लें, 1 GB की इस्तेमाल कर लें, वो बहुत ज़्यादा हो गया, 8 MB का इस्तेमाल कर लें तो इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो 18% ही है। यानी कि अगर आपने 8 MB का एक चैनल रखा हुआ है तो 8 MB के चैनल के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग होगी वो सिर्फ उसका 18% बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, बाकी इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगी। तो देख रहे हैं प्योर लोहा कितना ज़्यादा वेस्टेज है। तो अब इसके बाद आगे जो हमने पार्ट पढ़ना है वो हमारा अगला पार्ट होगा स्लोटेड लोहा का। तो उसके बारे में देखेंगे। तो वंस अगेन ये डिफ्रेंशिएशन मैंने आपके एंड पे छोड़ी है, आप इसको खुद देखिए और जी की वैल्यू निकालें। अगर नहीं आती है आपको तो इस यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई रिस्पॉन्ड।